गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो हड़प्पा सभ्यता पे डाला है, जिसमें मैंने इसके विस्तार के बारे में बताया कि ये किस किस देश तक इसका विस्तार था, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ खास जगह जहाँ से ये उत्खनन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगा सकते हैं कि वहाँ का रहन सहन, खान और वहाँ के लोगों के बारे में कि वो किस टाइप के लोग थे, किस तरह से रहते थे, उनके दैनिक जीवन किस तरह से चल रहे थे। आज जो मैं आपको बताऊंगा तो इनके कुछ नगर निर्माण योजना, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और इनके अवसान के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से कोई भी जानकारी मिलती हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता नगर निर्माण योजना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो नगर निर्माण योजना यहाँ का काफ़ी विकसित था। जैसे यहाँ की नालियाँ जो थी काफ़ी विकसित थी, वो एक दूसरे मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई थी। एक ढलान पे थी, बीच बीच में गड्ढे थे जिसमें कि पानियाँ बह जाने के बाद उसमें जो गंदगी होती थी वो वहाँ जमा हो जाती थी और उसके बाद उसे निकाल कर फेंक दिया जाता था। वहाँ पे सड़कें काफ़ी विकसित थी। बात करते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो डिस्टेंस था 483 किलोमीटर था और वो अंदुस नदी द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अंदुस नदी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके डिस्टेंस 483 किलोमीटर था। इस सभ्यता की विशेष बात विकसित नगर योजना है। काफ़ी विकसित थी उस समय के हिसाब से। तीसरा नगर जो है चंद्रद्रो, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर नीचे दक्षिण में था। सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण बात यहाँ की पक्की ईंटें भी है, क्योंकि मिस्र में जो है ईंटें जो है वो धूप में मतलब रखी गई ईंटें से बनाया गया है, ना कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। जबकि मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। हड़प्पा सभ्यता में इसे बृहत मात्रा में इसका प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया है। मिस्र में धूप से पक्की ईंटें हैं, तो मेसोपोटामिया में काफ़ी कम मात्रा में इसका यूज किया गया है। बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कृषि प्रधान सभ्यता थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी होता था। कृषि प्रधान कह सकते हैं कि वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के तट पे रहते थे तो वहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन जो है सो काफ़ी उपजाऊ थी। वहाँ पे जैसे ही बाढ़ मतलब वापस जाता, वहाँ के लोग नीचे आकर उनके तट पे फसल को बो देते और नेक्स्ट फसल मतलब बाढ़ आने से पहले उसको काट लेते, जिससे कि वहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी होती थी। ये लोग के द्वारा ही मतलब हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही कपास की खेती सबसे पहले की गई थी। ये लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पाला करते थे। इन्हें हाथी एवं गेंडे का भी ज्ञान था। ये लोग जो है सो घोड़े एवं लोहे की जानकारी से परिचित नहीं थे। लोहे की जानकारी से परिचित नहीं थे क्योंकि लोहे का जो खोज हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, 1000 ईस्वी पूर्व में। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसका जो काल चक्र है वो 2350 ईस्वी से 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व है, और लोहे की खोज कब हुई? 1000 ईस्वी पूर्व में। इसलिए लोहे से खोज में इनकी जानकारी इसको नहीं मिल पाई। बात करते हैं यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में काफ़ी कुशल थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय जो था काफ़ी उन्नत अवस्था में था। यहाँ से कपड़े को जो है दूसरे देशों में भी भेजा जाता था। वहाँ के भी लोग मतलब यहाँ की सभ्यता के कपड़े को काफ़ी पसंद करते थे। इनका व्यापार अफ़गानिस्तान एवं ईरान में होता था। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इस सभ्यता को देख के इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा विकसित नगर निर्माण प्रणाली था। और चूँकि अभी मैंने आपको बताया इनकी आर्थिक जीवन के बारे में कि इनका जो व्यवसाय था वो दूसरे देशों में भी होता था, तो इनसे ये पता चलता है कि ये काफ़ी विकसित है। और इतने विकसित होने पे कोई ना कोई इनके देख रेख या इनकी सरकार या इनके राजा तो होंगे ज़रूर, लेकिन चूँकि इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है या फिर इनका जो राजनीतिक था
जीवन की किस टाइप से यहाँ पे लोग शासन करते थे, किस तरह से इनका शासन प्रणाली चलता था, इसकी अभी कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पा में एक मूर्ति में, हड़प्पा के एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी के रूप में समझते थे और उसकी पूजा करते थे, जैसे कि नील नदी की देवी आइसिस की वहाँ के लोग करते थे। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, जैसे कि धार्मिक जीवन में आप देख सकते हैं कि किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ पे स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। यहाँ पे जो कुब्बड़ वाले साँड़ होते हैं वो विशेष पूजनीय थे, कुब्बड़ वाले साँड़ को ये लोग पूजनीय मानते थे। अवसान, अब मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अवसान क्या है। अवसान मतलब उस सभ्यता या उस संस्कृति के अंत को कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क हैं। निम्न इतिहासकार अलग अलग विभिन्न टाइप के तर्क दिए हैं, जैसे किन्हीं का कहना है कि आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, तो कुछ बाढ़, भूकंप, महामारी, पारिस्थितिक असंतुलन। तो इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है, इसमें काफ़ी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था इसके बारे में, अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्यतः इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई वो गुजरात है। लोथल एवं सुतकोतदा दो प्रमुख बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता के काल में, प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा। और कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है कालीबंगन से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अब मन में सवाल ये आता है कि ग्रिड पद्धति क्या है, आपको बताता हूँ। सिंधु सभ्यता के समय जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ये हो गई सड़कें। ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है। बीच के जो ज़मीन बचते थे, ये पहला घर, ये दूसरा घर, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति के द्वारा घर बनाना। जैसे फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है और ये पूरा सड़क है, और ये हो गया पहला घर, ये दूसरा घर। इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति के द्वारा घरों का विन्यास करना। उस समय की जो मुख्य फसल थी वो गेहूँ एवं जौ थे। घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो सड़कों की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलती थी। सिर्फ लोथल, हड़प्पा सभ्यता में लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ पे घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चूँकि उस समय गन्ने के बारे में लोग परिचित नहीं थे। गन्ने का जो परिचय भारत में लोगों को हुआ वो पुर्तगाल के आने के बाद हुआ। ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। उसमें भी लोथल से सबसे पहला साक्ष्य चावल का मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय धान की खेती होती थी। यातायात के लिए लोग 2 पहिए एवं 4 पहिए का प्रयोग करते थे, जिसमें वो बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, जो कि आज भी गाँव में प्रयोग होती है। आप अगर गाँव चल जाएँ तो आपको देखने को मिलेगा। संध्यव सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक थी। संध्यव वासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये लोग शांति प्रिय थे और
यहाँ इस सभ्यता में अवशेष के तौर पे या खुदाई के तौर पे यहाँ पे किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग शांति प्रिय थे। उसी में ये तलवार से भी परिचित नहीं थे, जब किसी भी अस्त्र से परिचित नहीं थे। तो संदेव सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जुड़वा बहन की संज्ञा दी है। उस समय के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन यूज करते थे, मतलब ग्रहण करते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे, दोनों को आभूषण पहनना पसंद था। मनोरंजन के तौर पे ये लोग पासे खेलना पसंद करते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे और पशुओं को आपस में लड़ाते थे। मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में होती थी और उर्वरता का देवी की पूजा हड़प्पा में होती थी। उस समय जो मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया है कि विदेशों में भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, तो यहाँ से क्या क्या निर्यात होता था और क्या क्या आयात होता था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत से जो निर्यात होती थी वो सूती वस्त्र थे, लकड़ी थी, हाथी दांत थे, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ के कपड़े काफ़ी उन्नत किस्म के थे और विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड थी, इसलिए यहाँ से इसको निर्यात किया जाता था। अब भारत में जो आयात होता था वो चांदी होती थी, जो ईरान एवं अफ़गानिस्तान से आयात करते थे। टीन को अफ़गानिस्तान से आयात करते थे। तांबा जो है सो खेतड़ी राजस्थान से आयात करते थे। लाजवर्ट जिसको मेसोपोटामिया से आयात करते थे। लाजवर्ट क्या है कि एक नीले या ब्लू किस्म की पत्थर है जो काफ़ी चमकीली और सुंदर होती है, तो इसे मेसोपोटामिया से आयात करते थे। आज हमारा हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं कुछ कमेंट्स आया था जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जब तक आप इसे नोट्स कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की जानकारी में आपको कमेंट्स। जैसा कि जो कमेंट में पूछा गया था मुझसे कि सर आपने जो बताया कि भारत में पुरातत्व विभाग का गठन हो चुका था जब 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की देखरेख में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो ये पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1853 से 56 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, लेकिन उनको उतनी सभ्यता नहीं मिल पाई थी, सफलता नहीं मिली। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में इसके महानिदेशक के तौर पे थे, वो कब नियुक्त हुए थे? तो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनाया गया था। एक सवाल आया कि सर जैसा कि आप बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और आपने पिछले वीडियो में बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के तट पे है, फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? ये तो सिंधु नदी पे है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी और इस कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं, जिसका शुरुआत में जो उच्चारण हुआ था, जो मूल उच्चारण था इसका, वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है प्रेतों का टीला। और अभी वर्तमान में जो हम लोग कह रहे हैं मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो आज हमारा ये हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।